नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आज जो है हम लोग नए चीज़ को देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार मैं आप सभी का पुनः अपने चैनल पे अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इसमें हम जो है अभ्यास सेट 1 करने जा रहे हैं, यानी पेपर 2 जो हिंदी का है 11 12th का स्टेट, उसी का जो है ये अभ्यास सेट 1 है। अब जो है प्रत्येक दिन रविवार को 9 बजे से जो है अभ्यास सेट चलेगा रविवार को, और जब क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही करवाया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में हिंदी विषय से संबंधित बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के संभावित जो 100 प्रश्न को संग्रहित किया गया है, यानी 100 प्रश्न जो पूछे जाते हैं हिंदी के, उसी को ध्यान में रखकर सिलेबस को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो है संग्रहित किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप जो कहानी पढ़े हैं, मेरे वीडियो पिछले जो दिया हुआ है उस वीडियो को सारा आप पढ़े होंगे, तो आप जो है स्कोरिंग कर लिए कि कितना आपका सही हो रहा है। क्योंकि इसमें जो है स्तर को, सिलेबस को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और यहाँ से जो है डायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो है अपने तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिएगा। मेरा टैगलाइन है, आप सभी को दिख रहा है, हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। यानी हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब है कि आपका पक्का सिलेक्शन होना चाहिए। हम ऐसा मटेरियल देते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत तक देखिए कि आपका कितना सही होता है, और अंत में हमें कमेंट करके बताइए कि आपका इस अभ्यास सेट में कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास सेट 1 यानी ये जो है स्टेट पेपर 2 हिंदी का अभ्यास सेट 1 है। तो अब देखिए प्रश्न आपके सामने उपलब्ध हो गया है, आप इसका जवाब दीजिए कि कौन सा सही होगा। मेरे अभी तक जितने क्लास हुए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं और होंगे, वो सारे का अगर PDF पाना चाहते हैं बिहार स्टेट पेपर 2 का, तो आपको 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे आपको पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि हम जो नोट्स देंगे, जो प्रैक्टिस सेट देंगे, वही जो है आपके तैयारी के लिए काफ़ी है। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो हिंदी जंक्शन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि सूचनाएं वहीं पे दी जाती है, और प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो उन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। अगर जो पढ़े हैं मेरा नोट्स तो वो बता रहे होंगे कि बहुत अच्छा है। बी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनसे, उसमें जो है जिक्र किया हुआ, तो इस चीज़ों को देखकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, रीतिकार को श्रृंगार का नाम किसने दिया? रीतिकार को श्रृंगार का नाम किसने दिया? विकल्प आपके सामने है 4, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये मगध विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये मगध विश्वविद्यालय के गौरव की बात हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें कुछ
मोटिवेशन मिल सके। चंदबर दाई ने पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या नाम दिया है, यानी जो सर्ग है उसे किस नाम से विभाजित किया है, तो ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और आपको जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए भी हम जो है अंत के कुछ दिन बचेंगे तो 2-4 सेट हम वहाँ देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, समय कहा गया है, यानी सर्ग को इन्होंने समय कहा है, और पृथ्वीराज रासो में 69 जो है समय है यानी सर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आदिकाल की ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय आज ज़्यादा लगेगा तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न को देखना लगभग 1 घंटे लगेगा, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि पहला अभ्यास सेट है। अगले बार से जो है थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर दीजिएगा समय को। करकंड चरियू के रचनाकार कौन है? करकंड चरियू के रचनाकार कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, विकल्प को चुनिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो है कनकामर मुनि हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो है आदिकालीन ग्रंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना है? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपको प्रश्न प्रत्येक जगह देखने को मिलेंगे, तो रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति कार्य का समय कब से कब तक माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है, विकल्प ए सही हो जाएगा। जी भक्ति कार्य को जो है पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, ये आपको पूर्व मध्यकाल भी माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है आपको बताना है, विकल्प आपके आंखों के सामने है। तो पद्मावत जायसी का है, बिल्कुल सही है। भरमरगीत सूरदास का है, ये भी सही है। मृगावती कुतुबन का है, ये भी सही है। चंदायन मंझन का नहीं है, ये मुर्रा दाऊद का है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुर्रा दाऊद की रचना है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? निम्न में कौन से जो है रीतिमुक्त कवि नहीं है आपको बताना है। तो देखिए बोधा घनानंद ठाकुर तीनों जो है रीतिमुक्त है, लेकिन बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। आप लोग जब आंसर दीजिएगा एग्जाम हॉल में तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नहीं बारे में आप लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। रीति थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। रीतिकालीन ग्रंथ काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? देखिए हाँ, काव्य प्रकाश मम्मट का भी है, ये आपको ध्यान में है, पता है, लेकिन यहाँ रीतिकालीन ग्रंथ का चर्चा किया जा रहा है। तो काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि का है, ये आपको ध्यान में रखना है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? निम्न में कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है आपको बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के हैं, राधा कृष्ण भी हैं, और अंबिका दत्त व्यास तीनों जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं, यानी भारतेंदु के साथ जो है रचनाएं कर रहे थे। लेकिन रामनरेश त्रिपाठी जो है नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। मैंने जो है ये प्रश्न को आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है ताकि आपका जो है तैयारी हो सके। आज जो है पहला अभ्यास सेट है और आपका सिलेबस अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें पता है कि बहुत लोगों का जो है क्वेश्चन ज़्यादा गलत होगा, तो डरने की बात नहीं है। ये एक दिए हैं कि अभी से आदत आपको रख सके, समय मैनेज कर सकें, तो और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम एक नमूना दिखाए हैं। तो आप लोगों का क्लास जो है 10 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होगा और पेपर 1 का जो है 1 से 2 तारीख से शुरू होगा और 20 फरवरी तक उसका भी समाप्त हो जाएगा। तो जो तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 का, वो 2 तारीख से हमके नंबर पे संपर्क करें। और सक्षमता परीक्षा के लिए भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो हम उसका क्लास तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन नोट्स उपलब्ध करवा देंगे और उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार करेंगे, जो यूट्यूब पे डाला जाएगा। तो जो नज़दीकी हैं उनको बोलकर तैयारी करने के लिए
हम सजेशन मेरा चैनल का दे सकते हैं, जो कि 1 तारीख से या 2 तारीख से समझ में आ जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट चलेगा। जो बहु सब मेरी आबहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, विकल्प बी सही हो जाएगा। इनकी रचना है भारत दुर्दशा, दुर्दशा उसी से दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, यानी द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो किसके नाम पे किया गया है आपको बतानी है। तो इसका जो नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोरी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ। खड़ी बोरी का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। तो इसका जो प्रकाशन है 1914 ईस्वी में हुआ है, विकल्प भी सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन जो है 1914 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है, तो मुटुकधर पांडे को किया जाता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। छायावाद वाले जो मेरा टॉपिक है उसमें पढ़िएगा तो ये चीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो प्रश्न देखिए, आपको जाना पहचाना रहेगा लेकिन कुछ शब्दों में फंसा सकता है, तो आप अच्छे से प्रश्न को पढ़िए समझिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा, ताकि आपका जो है आंसर गलत ना हो सके, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन एक शामिल नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन से एक शामिल नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, और एक जो है निराला को माना जाता है, जो विकल्प में नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है, तो माखनलाल चतुर्वेदी शामिल नहीं है। ये तीनों और ये एक निराला 4 जो है स्तंभ माने जाते हैं, जिसका जिक्र छायावाद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम 1936 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का 1936 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ आपको बताना है। तो ये जो अधिवेशन है लखनऊ में होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष जो है प्रेमचंद को बनाया जाता है, प्रेमचंद को बनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और अगर विश्व में बात कर देगा तो 1935 ईस्वी में हुआ था, ये इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन प्रगतिवादी लेखक नहीं है। निम्न में कौन जो है प्रगतिवादी लेखक नहीं है आपको बताना है। तो त्रिलोचन भी है, केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, नागार्जुन, ये तीनों प्रगतिवादी हैं, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी प्रगतिवादी नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ आपको जवाब देना है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 ईस्वी में होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। तो प्रथम सप्तक जो है 1943 है, द्वितीय सप्तक जब होगा तो 1951 हो जाएगा, तृतीय 59 हो जाएगा, और चतुर्थ जो है 79 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। निम्न में कौन कवि जो हैं तार सप्तक के नहीं हैं आपको बताना है। तार सप्तक मतलब प्रथम सप्तक के कवि नहीं हैं, तो नेमिचंद्र जैन भी हैं, धर्मवीर भारती नहीं है, रामविलास शर्मा भी है, भारत भूषण अग्रवाल, तीनों हैं एक, तो इसका सही अंतर विकास भी हो जाएगा, धर्मवीर भारती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नकेनवाद के कवि कौन नहीं हैं। नकेनवाद के कवि कौन नहीं है आपको बताना है। तो ये 3 बिहार के रचनाकार थे जिन्होंने नकेनवाद का जो है स्थापना किया, जिसे परपद्यवाद भी कहा जाता है। तो ये देखिए, नरेंद्र बिरचंद शर्मा भी हैं, केसरी कुमार भी हैं, नरेश भी हैं, तीनों हैं। तो रघुवीर सहाय नहीं है, विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की है? विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में किसकी प्रतिष्ठा की है आपको बताना है। तो नई कविता में इन्होंने रघु मानव की प्रतिष्ठा की है। विकल्प ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताना है। नई कविता में ये बात का जिक्र हुआ है। अगर आप वहाँ सही से मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो आप सही आंसर दे पा रहे होंगे। श्याम परमार जी को माना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। जब हम कहानी वाले टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, ये टॉपिक जो पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आपको वहाँ दिखेंगे। वहाँ से ही उठाया गया है, तो वो अभी टॉपिक नहीं हुआ है। 2-4 दिन में वो सारा टॉपिक कर लिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 10 फरवरी तक आपका सारा जो है सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा। 30 तारीख के बाद जो है प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो होगा। और कल से जो है आप लोग 8 बजे भी जुड़कर जो है हमारा जो क्लास है उसको कर सकते हैं, क्योंकि शाम सुबह क्लास चलेगा, सिलेबस ख़त्म करना है। तो जो निबंध श्रद्धा और भक्ति है उसको हम लोग सुबह में देखेंगे 8 बजे। दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है? दोपहर का भोजन किसका प्रसिद्ध कहानी है? तो ये दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का कहानी है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न उपन्यासों को प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्न उपन्यासों को प्रकाशन क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ये कठिन प्रश्न है, लेकिन ये बीपीएससी के लिए VVI प्रश्न है। मैंने इसे इसलिए यहाँ दिखाया है ताकि अभी से ही आपका आदत बन सके कि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ताकि बीपीएससी का जब तैयारी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चिंता ना हो, आपको प्रैक्टिस हो गया रहे। तो इसका जो सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा। भागवती पहले आएगा, परीक्षा गुरु उसके बाद नितंब ब्रह्मचारी, उसके बाद निशाहिंदु। जब आप उपन्यास पढ़िएगा तो हाँ इन चीज़ों को जो है वहाँ जिक्र किया गया है, तो उपन्यास वाले सेक्शन में इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देहाती दुनिया किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? देहाती दुनिया किसका प्रसिद्ध उपन्यास है आपको बताना है। तो ये जो उपन्यास है शिवपूजन सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है। हम लोग लगभग 25% प्रश्नों को देख चुके हैं, तो 26वां प्रश्न में हम लोग आए हैं। आप लोग मेरे साथ इतना देर जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहिए, ताकि ये जो है महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और अंत में आपका 100 में कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी किस लेवल पे है और कितना जो है हाईएस्ट जाता है और कितना जो है कम से मिनिमम जाता है। तो ये हमें पता लगाना है, ताकि उसके अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे। और धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर जो है रहेगा, किसी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, किसी में थोड़ा सा कम जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये बहुत हल्का प्रश्न है। हम सारे चीज़ों को देखते हुए आपको जो है प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को देंगे, ताकि जो है आपके परीक्षा में प्रश्न वहाँ से मैच करे। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ। नाटक के संबंध में यह उक्ति किसकी है? नाटकों के संबंध में यह उक्ति किसकी है आपको बताना है। तो ये जो उक्ति है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प रहेंगे, तो सही विकल्प आपको चुनना है। आंखों के सामने है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बिल्कुल सही है। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का, ये भी सही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, ये भी सही है। पहला राजा विष्णु प्रभाकर का नहीं है। जगदीश माथुर का है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, पहला राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? शिव शंभू का चिट्ठा
किसका निबंध है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जो प्रश्न में है, प्रत्येक जगह देखने को मिलता है। तो ये जो है बालमुकुंद गुप्त का निबंध है, विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसमें जो है अंग्रेजी जो सरकार है उस पर प्रहार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ये जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो कामायनी एक पुनर्विचार है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये भी है, नई कविता का आत्मसंकल्प ये भी है, तीनों हैं, लेकिन नई कविता और अस्तित्ववाद नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। जब आलोचना पढ़िएगा तो हाँ ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप लोग का अगर प्रश्न गलत होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सेट हो आप उसका प्रश्न बताइएगा तो 80 से प्लस नंबर आप लोगों को जाएगा, जो ईमानदारी पूर्वक मेरा PDF का अध्ययन कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए। और जो थोड़ा सा हल्के में दे रहे हैं तो उनका कम जाएगा। तो ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन हम चीज़ें को आपको लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके समाहित करते हैं ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। वेदिन वेदयोग के रचनाकार कौन है? ये संस्मरण है, तो ये इसके रचनाकार कौन है? वेदिन वेदयोग। तो ये जो है आप जब पढ़ रहे होंगे कहानी का परोठ शिवपूजन सहाय का, तो वहाँ पे चर्चा किया गया था वेदिन वेदयोग का। तो ये जो संस्मरण है शिवपूजन सहाय का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न रचनाओं को प्रकाशन क्रम में व्यवस्थित करें। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसको आप लोग व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही आंसर है रार तारा पहले आएगा, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, मेरा परिवार। जब रेखाचित्र और संस्मरण पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ का जिक्र किया जाएगा, तो हम लोग जब वहाँ देखेंगे तो ये चीज़ को देख लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया है? अवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखा गया? जीवनी है, आपको बताना है। तो ये जो जीवनी है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर लिखा गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है, ये ध्यान में रखना है। बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, UGC नेट में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है इस बार ये प्रश्न से आपको दर्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगना कहानी में किस वर्ण का वर्णन हुआ है? किस वर्ण का वर्णन हुआ है आपको बताना है। कानों में कंगना कहानी आप लोग पढ़े हैं, हमें लगता है ये सभी सही जवाब दे पा रहे होंगे। ऋषिकेश वन का वर्णन होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रचनाकार हैं, जो अमृतसर का वर्णन किए हैं इस कहानी में। शहर का वर्णन है अमृतसर शहर का, रहना सिंह इसका पात्र है, सूबेदार ने है। तो ये चीज़ जब कहानी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आपके जो है घूमना चाहिए इससे संबंधित बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का परोठ में कौन दरोगा जी की बारूद की पुड़िया थी? कहानी के परोठ कहानी में कौन जो है दरोगा जी की बारूद की पुड़िया थी आपको बताना है। तो एक तुर्की जो घोड़ी थी, बारूद की पुड़िया थी, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा होगा, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें ताकि आपका जो है प्रैक्टिस सेट पूरा हो सके, क्योंकि 100 प्रश्न है तो हमें लगता है कि 1 घंटा समय लग ही जाएगा। पूस की रात कहानी में हरकू कंबल के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है? पूस की रात कहानी में हरकू जो है कंबल के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है आपको बताना है। तो कहानी जब पढ़ रहे थे तो 3 रुपये का चर्चा हुआ था, विकल्प सही हो जाएगा। जो कंबल के लिए बचा कर रखता है, लेकिन जब सहना आ जाता है साहूकार तो उसे फिर दे देता है और पुराने कंबल से ही उसने जो है पूस की रात बिताती है। चलिए देखते हैं। पंचराइट में किस पर्व के अवसर पर कोयरी यानी कुर्मी टोली में पंचराइट आता है? पंचराइट कहानी में किस पर्व के अवसर पर कोयरी या कुर्मी टोली में पंचराइट आता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जब पढ़े होंगे तो रामनवमी का जो है चर्चा किया गया था,
विकल्प बी सही हो जाएगा। रामनवमी का जब पर्व रहता है उसी के अवसर पर चंदा करके आता है पंचराइट, और पंचराइट को गोधन धराता है। तो आप गोधन, मुनरी, केनरी, कनेरी ये जो पात्र हैं ध्यान में घूमना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक कहानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चीज़ें जब आती है तो उसका जो है संबंधित जो पात्र हैं, कथानक है, ये आपको पता होना चाहिए, मन में आना चाहिए। पीडीएफ कहानी का दे दिया गया है, और जो निबंध का पीडीएफ है वो आपको आज मिल जाएगा। तो आप हमें मैसेज करके या कमेंट करके परेशान ना करें, क्योंकि हम जो है ससमय पीडीएफ उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती है, उसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जो है निबंध का जितना हुआ है सारा का पीडीएफ आज चला जाएगा, और सुबह में जो है 8 बजे निबंध जो रामचंद्र शुक्ल का है श्रद्धा और भक्ति वो कराया जाएगा। तो 8 बजे जोड़कर देख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हमें जो है एक मोटिवेशन मिल सके। चीफ की दावत कहानी में चीफ को कौन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सबसे अधिक, चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है? चीफ की दावत कहानी में चीफ को सबसे अधिक क्या पसंद आता है आपको बताना है। तो ये जो कहानी पढ़े होंगे आपको, तो आप पढ़े होंगे फुलकारी का जो है चर्चा हुआ है, तो फुलकारी सबसे अधिक पसंद आता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? निम्न में से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? तो गोबर जो है गोदान का पात्र है, हीरा भी गोदान का पात्र है, सरोज भी गोदान का पात्र है, बुधिया जो है गोदान का पात्र नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। गोदान का प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद की ये रचना है, ये आपको ध्यान में। सरोज जो है मारती रहती है, डॉक्टरनी उसकी बहन है, तो ये बातें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? मेरा आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? तो इसमें जो है मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है, और ये जो है पूर्णिया जिले में गांव है उसी का वर्णन किया गया है। जब उपन्यास वाले सेक्शन को पढ़िएगा तो ये प्रश्न वहाँ दिखाई देंगे और उसी से संबंधित है, तो अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो गलत अगर होता है तो कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारे चीज़ का वहाँ जिक्र देख लेंगे। पूर्णिया बिहार जिले, बिहार के राज्य में आता है, तो जब उपन्यास पढ़ेंगे इस मेरा आंचल तो सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र में प्रमोद के पिता मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? त्यागपत्र में प्रमोद के पिता जो है मृणाल को किस नाम से पुकारते हैं? त्यागपत्र उपन्यास का ये क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो जब पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ पे फोकस किया जाएगा। तो ये जो है मीनी कहकर पुकारते हैं, विकल्प पे सही हो जाएगा। कोई प्रश्न अगर गलत हो रहा है किताब से तो चिंता नहीं करें, क्योंकि जब सिलेबस पूरा हम लोग पढ़ देंगे तो प्रश्न आपका सही होने लगेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप लोग इस पे को जो है ज़्यादा सीरियस नहीं होइएगा, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस ख़त्म आपका नहीं हुआ है। 42वां प्रश्न है, अर्जुन यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उक्त गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है? ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है जो आपके सिलेबस में है। तो ये जो गीत है कौन गाती है? तो कर्नेरिया ये गीत को गाती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। उक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? यह जो कथन है आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है अंबिका का है, जो अपनी बेटी मरिका को कहती है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ों को देखेंगे। गेहूं और गुलाब में पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है? गेहूं और गुलाब के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आता है? पिछले क्लास जब हुआ था उसमें बताया गया था भूख और प्यास लेकर आता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आचरण की सभ्यता में कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? आचरण की सभ्यता निबंध में
कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। तो आचरण जो है ऊंचे कलश वाला मंदिर है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं में निबंध में नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है। तो नाखून का जो बढ़ना है वो पशुता का प्रतीक माना गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति निबंध में किसके योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार किसके योग का नाम भक्ति है। तो श्रद्धा और प्रेम जब दोनों मिल जाता है तो भक्ति का निर्माण होता है, ये उस निबंध में बताया गया है, जिसे आपको जब निबंध पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, जिसको सुबह क्लास में पढ़ाया जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भनई विद्यापति गाओद रे सुन गुणमती नारी, हरि के संग कछु डर नहीं है तो हे परम गवारे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। ये जो गवारी शब्द रेखांकित किया गया है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका जो सही अर्थ है अज्ञानी हो जाएगा, गमारी मतलब अज्ञानी, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झिनी झिनी बीनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है। झिनी झिनी बीनी चदरिया में चदरिया का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो जब कबीर के ये कविता जो पंक्ति है, दोहा है, उसको पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा किया जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं गया है। तो इसका जो प्रतीक है चदरिया का वो मानव तन से प्रतीक माना गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उद्धव हम अति निपट अनाथ में कौन अपने आप को अनाथ बता रहे हैं। ये जो पंक्ति है इसमें इसके अनुसार जो है अपने आप को कौन अनाथ बता रहे हैं ये आपको बताना है। तो गोपियाँ जो है अपने आप को अनाथ बताते हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। जब कविता वाले सेक्शन को पढ़ेंगे तो हम जो इसको देखेंगे कि कैसे वहाँ चर्चा किया गया है, सूर्यदास ने कैसे जो है भाव को वहाँ उद्दीरित किया है, दिखाया है, तो ये सारे चीज़ वहाँ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 50% कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन आ रहा है। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है ये नहीं पता है तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को मेहनत करके लाते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। नागमती वियोग खंड में जायसी ब्रह्मासा के किस माह से शुरू होता है। यानी जायसी का जो ब्रह्मासा है, 12 मासा, वो किस माह से शुरू होता है नागमती वियोग खंड में आपको बताना है। तो जो जायसी है आषाढ़ से शुरू करते हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो ये पंक्ति से जो है शुरुआत करते हैं आषाढ़ मास से, तो ये आपको पता होना चाहिए, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा गया है। रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा गया है आपको बताना है। तो अयोध्या कांड को हृदय कांड कहा जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें 7 कांड हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कांड हैं। ये जब रामचरितमानस हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है। पतंग से किसकी वेदना को कभी यहाँ दिखाते हैं। तो उर्मिला की जो है वेदना है, लक्ष्मण की पत्नी है, उसको दिखाया है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय कविता में कवि ने किसकी संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है। हिमालय कविता में कवि ने किसकी संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है। तो इस कविता में जो है भारतीय संस्कृति के प्रति जो है अवस्था में व्यक्त किया है असंतोष का, विकल्प सही हो जाएगा। ये सारे जो है कविता के प्रश्न हैं, तो जब कविता वाले सेक्शन पढ़ेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी।
तो अभी अगर गलत होता है प्रश्न आपका तो चिंता ना करें, क्योंकि हम लोग अभी सिलेबस पूरा नहीं ख़त्म किए हैं। जब पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिएगा तो आपका ये सब सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। श्याम तन भरबंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प भी सही हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुमुर कोराहर कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तुमुर कोराहर कराह में कविता कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ये जो कविता है निर्वेद सर्ग से ली गई है, विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प डी। और ये जो है कामायनी, इसमें कुल 15 सर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम सर्ग जो है चिंता सर्ग है, और अंतिम जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है। तो इतनी बातें ध्यान में रखना है। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको कविता में किसका चित्रण हुआ है? मैंने उसको कविता में किसका चित्रण हुआ है? तो ये जो कविता है उसमें शोषित वर्ग का चित्रण हुआ है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है? शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है आपको बताना है। तो सत्ता पे जो है प्रहार किया गया है, विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग के पास पहुंच जाए, और जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे हम उतना उत्साह के साथ आपके साथ आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जीवन का झरना में सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं? सुख दुख को किसके दो किनारे बताए गए हैं? जीवन के झरना कविता के अनुसार आपको जवाब देना है। तो जीवन को जो है, जीवन के जो सुख दुख है दो किनारे हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। जीवन का झरना जब कविता आरसी प्रसाद सिंह का पढ़िएगा तो ये बात वहाँ दिखाई देगा। तो कविता हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नभ पर पर्वत से मेघों का दर छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया, उक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है जानकी बल्लभ शास्त्री का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है आपको बताना है। तो निर्वेद जो है शांत रस का अस्थाई भाव है, विकल्प सही हो जाएगा। जब रस वाले सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं और ससमय 10 फरवरी तक सारे चीज़ निपटा देंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको एक झलक देने के लिए प्रस्तुत किए हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि ऐसे प्रश्न पूछता है, और उसी अनुसार जो है आप लोग PDF को पढ़ें और फोकस करें। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का चर्चा किया है? तो उसमें कुल जो है भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 4 अलंकार का चर्चा किया गया है, जिसमें यमक, उपमा, दीपक और रूपक, ये 4 अलंकार का चर्चा किया गया है। अगर रस का बात करेगा तो 8 रसों का चर्चा किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब रस और अलंकार पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है आपको बताना है। तो दोहा के विषम चरण में 11 और सम चरण में जो है विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है, विकल्प भी सही हो जाएगा। ये जो है छंद पढ़ेंगे, जब छंद वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वहाँ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक संचारी भाव नहीं है? निम्न में कौन एक संचारी भाव नहीं है? तो रति जो है संचारी भाव नहीं है, ये अस्थाई भाव है, विकल्प डी सही हो जाएगा। 33 जो है संचारी भाव है,
जब अलंकार रस पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं, सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। जगन में रघु और गुरु का कर्म क्या है? जगन में रघु और गुरु का कर्म क्या है? तो देखिए, एक मात्रा है, दो मात्रा है, एक मात्रा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। जगन में एक मात्रा रघु, उसके बाद गुरु, उसके बाद फिर रघु आता है जगन में। तो जब हम छंद पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा। अभी आप लोगों को लग रहा है जगन क्या है, मगन क्या है, भगन क्या है, यगन क्या है, ये अभी आप लोगों के लिए नया है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो चीज़ें को समझेंगे। तो चिंता नहीं कीजिए, हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो जब राष्ट्रभाषा राजभाषा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी के लिए दिया गया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड जुगर किशोर द्वारा कब प्रारंभ हुआ? उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम पत्रिका माना जाता है, जुगोर किशोर द्वारा कब प्रकाशित किया गया? तो 1826 से जो है इसका शुरुआत होता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। जो कलकत्ता से निकलता है, ये ध्यान में रखना है। हो सकता है पूछ दे उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता से। पत्रिका वाले सेक्शन में ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ, आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना है 1950 ईस्वी में होता है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में बिहार के मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया? बिहार के मैथिली भाषा जो है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 2003 में जोड़ा गया था, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? भक्ति को रस के रूप में किसने जो है प्रतिष्ठापित किया है? तो रूप गोस्वामी ने किया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। रस जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा। विभावानुभावा विभाचारी संयोगा रस निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? ये जो रस सूत्र है किसका है? तो ये जो रस सूत्र है भरत मुनि का है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब 25 से 27 प्रश्न और बचा हुआ है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि हम समझ सके कि आप लोग मेरे साथ जो है सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेद रही है जरथर में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? ये जो पद है उसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, विकल्प ए सही हो जाएगा। जब अलंकार वाले सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ का वर्णन किया हुआ रहेगा, समझ में आ जाएगा। काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं भामह हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसके जो सर्वनाम के हैं प्रयोग के अनुसार 6 भेद हैं, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अभिभावा समास है, विकल्प भी सही हो जाएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं व्याकरण के प्रश्न हैं, जब व्याकरण के सेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा, बताया जाएगा, तो आपको ससमय सारे चीज़ को पढ़ा दिया जाएगा। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है?
अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्युदय में जो है अभि उपसर्ग आया है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ दिखाई देगा, तो आपको चिंता ना करें, हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो रामायण में जो है आयन प्रत्यय है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है, 20 प्रश्न और है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अंत में आपका कितना सही होता है हमें ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा है। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? निम्न में से कौन सा जो है संयुक्त वाक्य है, आपको बताना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य जो है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये जो है संयुक्त वाक्य है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन कीजिए कि इनमें से कौन सा जो शब्द है शुद्ध है। तो देखिए कवित्री जो लिखा जाता है वो इस तरीका से लिखा जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। कवित्री इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो मनः जो विकार होगा, विकार भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है उसको देखिए। उल्टा शब्द है, विपरीतार्थक शब्द। तो अपमान का सम्मान, अनाथ का सनाथ, आगामी के विगत, अथ के बीती, ये गलत है, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है पावक भी है, अनल भी है, कृषाणु भी है, लेकिन वासव नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन बिहार के साहित्यकार नहीं है? निम्न में कौन जो है बिहार के साहित्यकार नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो साहित्यकार हैं बिहार के नहीं हैं। तो देखिए जानकी वल्लभ शास्त्री भी बिहार के हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी, रामवृक्ष बेनीपुरी, तीनों बिहार के, लेकिन जयशंकर प्रसाद बिहार के नहीं हैं, बनारस से किससे जुड़े थे, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन जो है सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो गोधन जो है पंचराइट का पात्र है, होरी पुष्प की रात का है, सामनाथ शिव की दावत का है, भगजोगनी कहानी का पलट का है। तो इनमें कौन सा जो है सही नहीं है? तो होरी जो है पुष्प की रात का नहीं है, होरी गोदान का है, गोदान का है और नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन असंगत है? यहाँ देखिए निबंध है और निबंधकार है, तो कौन असंगत है, सॉरी कौन सा संगत है? देखिए पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कौन सा संगत है, आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। संगत पूछ रहा है, तो गेहूं और गुलाब ये भी नहीं संगत है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये भी संगत नहीं, आचरण की सभ्यता ये भी संगत नहीं, श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र सूक्त का है, ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि संगत पूछा है, बाकी सब असंगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ किस पत्रिका का संपादक है? गोदान उपन्यास में ओंकारनाथ किस पत्रिका का संपादक है? तो ये जो है बिजली पत्रिका के संपादक थे गोपाल उपन्यास में, विकल्प भी सही हो जाएगा। जब उपन्यास पढ़िएगा तो आप चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जन्मकार के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्मकार के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा, सूरदास का पहले होगा, उसके बाद जायसी आएंगे, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद रहीम। जब कविता वाले सेक्शन पढ़ेंगे इन सबको तो जन्म वहाँ देख लेंगे, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फूल भी है, सूर्य भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है फणीश्वरनाथ रेणु का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। मेरा आचल उपन्यास का भूमिका में ये बात लिखते हैं।
तो जब मेरा उपन्यास जब पढ़ेंगे तो चीज़ें वहाँ दिखाई देगा ये सब। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ से ये आया है, तो मेरा उपन्यास जो है उनके भूमिका में ये बात लिखा गया है। तो ये प्रश्न पिछले बार ए स्टेट में भी पूछा गया था, जो मैंने बताया था बच्चों को, डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लगभग पिछले बार जो रिजल्ट था मेरा ए स्टेट का 100% बच्चों ने सफलता पाया था। इस बार भी वैसा ही होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करवा देंगे। आपको अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी से ही आप लोग क्वालिफाई कर दे जाइएगा, और 50 नंबर जो उधर जनरल है वो सब आपका बोनस होगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, और जो है परीक्षा को आसानी से हंसते खेलते निकाल दीजिए। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा जो है उसके रचनाकार कौन है? तो आदिकाल में बताया गया है पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? गोदान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 में होता है उसका प्रकाशन। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में होती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है आपको बताना है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प बी सही हो जाएगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसका कामायनी का जो प्रकाशन है 1935 वर्ष है। कहीं कहीं 36 दे देता है, लेकिन वो गलत है। आपको 1935 ही टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है क्या है आपको बताना है। तो इसका जो प्रकाशन है 1931 ईस्वी में हुआ था। ये गुप्त वंश का एक जो है मुख्य बिंदु केंद्र है। तो ये 1931 में प्रकाशित हुआ था, इसमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति पदावली के संपादक कौन है? विद्यापति पदावली के संपादक कौन है? तो इसके जो संपादक हैं विद्यापति पदावली के, वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा। विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो हिमालय जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, बिल्कुल सही है। मेघगीत जानकी वल्लभ शास्त्री का, ये भी सही है। तुमुल कोलाहल जयशंकर प्रसाद का, ये भी सही है। शासन का बंदूक मुक्तिबोध का नहीं है, ये जो है नागार्जुन का है। नागार्जुन का है। तो इसमें जो है नहीं पूछ रहा है, तो विकल्प बी हो जाएगा। शासन का बंदूक नागार्जुन की कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीरदास के भाषा को, कबीरदास की जो भाषा है उसको सधुकरी किसने कहा है? कबीरदास के भाषा को सधुकरी किसने कहा है? तो कबीरदास के भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सधुकरी कहा है। विकल्प भी सही हो जाएगा। वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, और पंचमेर खिचड़ी जो है श्याम सुंदर दास कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सही है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का जो है अभ्यास सेट करवाया। इसमें आपका 100 में कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। और अगर मेरे क्लास जितने हुए हैं, जितने क्लास होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं, तो 199 रुपया हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
और उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 199 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करवा दें। उसके बाद आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता है। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही आपके तैयारी के लिए इनफ है, काफ़ी है। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो क्लास है पेपर 2 का 10 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा और पेपर 1 का जो है 20 फरवरी तक समाप्त होगा, जिसका क्लास 2 फरवरी से शुरू हो सकता है। और सक्षमता परीक्षा का जो है क्लास नहीं होगा, उसका नोट्स आप दे सकते हैं और उसका जो है प्रैक्टिस सेट कुछ करवाएंगे जो 1-2 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। तो मेरे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे साथ आप लोग जब जुड़ते हैं तो हम आपका जो है सफलता चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।